हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग सबसे पहले चालुक्य वंश के प्रमुख जो राजवंश थे, जिनमें हम लोग वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए देखा जाए कि किस प्रकार से इस वंश के शासकों ने अपने देश में दक्षिण भारत में शासन किया और इनके द्वारा क्या क्या उपलब्धियां अर्जित की गई। हाँ, आइए चलिए देखा जाए। आज के जो टॉपिक है उसका नाम है दक्षिण भारत, यानी दक्षिण भारत का इतिहास। देखिए दक्षिण भारत, देखिए ये नर्मदा नदी से जो दक्षिण वाला हिस्सा है यहीं से शुरू हो जाता है। देखिए भारत के मैप में इस प्रकार से दिख रहा है। तो दक्षिण भारत में इस क्षेत्र में विभिन्न राजवंशों का शासन था, जिसमें से आज के जो टॉपिक हैं चालुक्य वंश के शासकों का है। तो देखिए यहाँ पर जो वातापी या पश्चिमी चालुक्य शासक थे, यहाँ देखिए पूर्वी चालुक्य शासक थे, और इसके थोड़ा सा यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कल्याणी के चालुक्य थे। तो इस प्रकार से तीन क्षेत्रों में भारत में देखिए चालुक्यों का शासन था। उसके बाद देखिए कुछ और भी शासक थे दक्षिण भारतीय, जिनके बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें देखिए पल्लव और चोल, ये दो और भी महत्वपूर्ण शासक थे। ये जो शासक थे दक्षिण भारत में गुप्तों के पतन के बाद, यानी गुप्तोत्तर काल में शासन कर रहे थे, और हम लोगों ने पिछली क्लास में गुप्तोत्तर वंश के महत्वपूर्ण उत्तर भारतीय शासकों का अध्ययन कर लिया है। तो आज से हम लोग दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें जो हैं इससे संबंधित जान लेते हैं कि देखिए गुप्तोत्तर काल यानी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक चला था, जिसमें देखिए उत्तर भारत की भांति दक्षिण भारत में भी अनेक छोटे छोटे राज्यों का शासन था। इनमें देखिए कई ऐसे राज्य थे जो शक्तिशाली थे, और इनमें पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट तथा चोल शासकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने दक्षिण भारत के देखिए एक बड़े भाग पर न केवल लंबे समय तक शासन किया, अपितु दक्षिण भारत में सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा दिया। इसके अलावा देखिए कुछ छोटे राज्य थे जिन्होंने कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र में शासन किया। इन छोटे राज्यों में देखिए इक्ष्वाकु थे, वाकाटक थे, देवगिरी के यादव थे, होयसल थे। इस प्रकार से कुछ छोटे राजवंशों ने भी शासन किया। इन दोनों राज्य जो है चालुक्यों के और वाकाटकों के सातवाहनों के अवशेषों पर उदित हुए थे। इनमें से देखिए वाकाटकों ने कुछ समय के लिए उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ के क्षेत्र में एक अस्थायी शासन दिया। देखिए इन राज्यों का वर्णन इस प्रकार से देखा जा सकता है दक्षिण भारत में। देखिए वाकाटक वंश 255 से 550 ईस्वी, चालुक्य वंश 6वीं से 12वीं शताब्दी। इनका देखिए क्षेत्र जो था कर्नाटक और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र था। उसके बाद देखिए पल्लव वंश 4वीं से 9वीं शताब्दी, इनका क्षेत्र तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में था। उसके बाद देखिए राष्ट्रकूट वंश 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच इनका शासन था। इनका क्षेत्र देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक था। इसके बाद चोल वंश के शासकों ने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक शासन किया। इनका जो शासन का क्षेत्र था तमिलनाडु था। इसके बाद देखिए पांड्य वंश के शासकों ने 6वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक शासन किया। इन्होंने मदुरई और उसके आसपास के क्षेत्र में अपना शासन चलाया। इसके बाद देखिए होयसल वंश के शासकों ने 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य अपना शासन चलाया। इनका जो शासन का क्षेत्र था देखिए कर्नाटक का था। उसके बाद देवगिरी के यादव राजवंश ने अपना शासन चलाया। इनका क्षेत्र देखिए दक्षिणी महाराष्ट्र एवं उत्तरी कोंकण वाले क्षेत्र में था। उसके बाद कुछ और छोटे छोटे राजवंश थे, जिसमें काकतीय राजवंश, राष्ट्रकूटों का देखिए जो क्षेत्र था मान्यखेट यानी वर्तमान मानखेल या सोलापुर महाराष्ट्र के निकट का था। इसके बाद कदम्ब वंश और गंग वंश के शासकों ने भी अपना शासन चलाया।
वाकाटक वंश के बारे में देखिए हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो इसमें भी देखिए एक सूक्ष्म रूप से हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं कि वाकाटकों का शासन कब से कब तक था। देखिए 255 से 550 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, और ये लोग जो थे सातवाहन वंश के बाद उसी के क्षेत्र में शासन किए थे। यानी एक तरह से देखा जाए तो इनकी उत्पत्ति सातवाहनों के मूल निवासी विदर्भ या बरार में हुई थी। इनका देखिए जो कुलागत धर्म था वो शैव धर्म था। ये लोग विष्णु वृद्धि वंश के ब्राह्मण ही थे, जैसे सातवाहन लोग ब्राह्मण थे उसी प्रकार से ये लोग भी थे। इनमें देखिए बिंद शक्ति नामक शासक ने अपने को स्वतंत्र करके इस वंश की स्थापना की थी। यानी सातवाहनों से इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और एक नए वंश की स्थापना की। इसके बाद देखिए प्रवर सेन प्रथम जो था इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसने 4 अश्वमेध तथा 1 वाजपेय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। प्रवर सेन प्रथम के पश्चात देखिए रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वी सेन, रुद्रसेन द्वितीय, दिवाकर सेन, दामोदर सेन, इसको प्रवर सेन द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, इत्यादि शासक बने थे। इसके बाद देखिए जो दामोदर सेन था वह इस वंश का अंतिम महान शासक था। इसने प्राकृत भाषा में देखिए सेतुबंध नामक एक काव्य की रचना की और इसकी नई राजधानी जो है प्रवरपुर में बनाई गई। इसके बाद देखिए पृथ्वी सेन द्वितीय जो है इनकी प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। इसके बाद उसका राज्य वसीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। तो इस प्रकार से देखिए वाकाटकों का दक्षिण भारत में शासन था और उसके विभिन्न शासकों ने कुछ कुछ ऐसे कार्य किए थे जिनके वजह से ऐतिहासिक योगदान उनका जो है याद किया जाता है। ठीक, अब देखिए हम लोग आते हैं वातापी के चालुक्य वंश। चालुक्यों को देखिए 3 भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के, जिसमें वातापी के चालुक्यों का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। वातापी के चालुक्य शासकों का देखिए 535 ईस्वी से लेकर 757 ईस्वी तक शासन था। इसमें देखिए 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक दक्षिणा पथ पर चालुक्य वंश की जिस शाखा का आधिपत्य था उसे इतिहास में पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य या बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य के नाम से जाना जाता था। इस वंश के देखिए शासकों में जय सिंह, रणराग, पुलकेशिन प्रथम, इसको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है इसका। उसके बाद कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विनयादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय जो है अंतिम शासक थे। इस वंश के देखिए जो प्रारंभिक 2 शासकों का नाम जय सिंह तथा रणराग ऐतिहासिक साक्ष्यों में मिलता है और ये कदम शासकों की अधीनता में शासन करते थे। प्रारंभ में ये लोग जो कदम्ब वंश के शासक थे उनके अधीन रहकर शासन चलाते थे, बाद में इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। बादामी के चालुक्य वंश का जो वास्तविक संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम था। इसने देखिए अपने आप को कदम्बों से मुक्त कर लिया और वातापी में एक दुर्ग का निर्माण करवाया तथा उसको अपनी राजधानी भी बनाया। शुरू के जो शासक थे इन्होंने कदम्बों के अधीन रहते हुए शासन चलाया, लेकिन पुलकेशिन प्रथम ने अपने आप को मुक्त कर लिया और अपना स्वतंत्र शासन चलाया और उसने वातापी में दुर्ग बनाया और फिर उसी को अपनी राजधानी भी बताया। उसके बाद देखिए पुलकेशिन प्रथम के पश्चात कीर्तिवर्मन प्रथम शासक बना। इसे देखिए वातापी का प्रथम निर्माता भी कहा जाता है। इसने इस नगर को सुंदर भवनों एवं मूर्तियों से सुसज्जित करवाया। उसके बाद देखिए इस वंश का सबसे महान प्रतापी और योग्य शासक पुलकेशिन द्वितीय हुआ, जिसने 609 से 44 ईस्वी तक शासन किया। यह इस वंश का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। इसने देखिए अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर राज सिंहासन को प्राप्त किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने देखिए कदम्ब राज्य की स्वतंत्रता को पूरी तरह से समाप्त कर उसे चालुक्य साम्राज्य में मिला लिया। पहले इनके पूर्वजों ने उनके अधीन शासन चलाया था, बाद में इसने उनको भी अपने शासन में मिला लिया। इसने देखिए कोंकण के मौर्यों को पराजित कर एलिफेंटा द्वीप पर अधिकार कर लिया तथा उसकी राजधानी धारापुरी पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद देखने इसने हर्षवर्धन को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप
नर्मदा नदी के दोनों राज्यों की सीमा रेखा निर्धारित हो गई। यानी इसने हर्षवर्धन को भी नर्मदा नदी के तट पर हराया था। इससे निर्धारित हो गया कि नर्मदा नदी के उत्तर का जो क्षेत्र था वो हर्षवर्धन के अधिकार में था और दक्षिण वाला जो क्षेत्र था इसके अधिकार में था। इसने देखिए अपने शासनकाल में जैन मतानुयायी रवि कीर्ति से ऐहोल अभिलेख लिखवाया था, जिसमें इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। यह अभिलेख देखिए संस्कृत भाषा में लिखा गया था तथा इसकी लिपि ब्राह्मी है। इसके बाद देखिए पुलकेशिन द्वितीय के काल में ही पल्लव और चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ और जिसमें पुलकेशिन द्वितीय युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। इसके शासनकाल में देखिए पल्लवों और चालुक्यों में संघर्ष शुरू हो जाता है और इसी संघर्ष की वजह से युद्ध में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। पुलकेशिन द्वितीय ने देखिए अपना एक दूत मंडल ईरान के शासक खुसरो द्वितीय के दरबार में भी भेजा था। इसके दरबार में देखिए ह्वेन सांग भी आया था और इसके शासन के बारे में, इसके राज सिंहासन के बारे में बहुत सारे वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। पुलकेशिन द्वितीय के पश्चात देखिए विक्रमादित्य प्रथम शासक बना। के बाद देखिए इसने चोल, पांड, केरल तथा पल्लवों को परास्त कर कांची पर अधिकार कर लिया। इसके बाद विनयादित्य और विजयादित्य शासक बने। उसके बाद विक्रमादित्य प्रथम ने गंग नरेशों की सहायता से कांची को 3 बार अपने अधीन कर लिया। इसी के शासनकाल में देखिए दक्षिण भारत में अरबों का आक्रमण हुआ था, जिसका सफलतापूर्वक इसने प्रतिरोध किया था। उनके आक्रमण को उसने अप्रभावी कर दिया था। उसके बाद देखिए कीर्तिवर्मन द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद चालुक्य पल्लव संघर्षों ने चालुक्यों की शक्ति को पूरी तरह से कमजोर कर दिया और चालुक्यों का पतन हो गया। इसके बाद चालुक्यों के सामंत राष्ट्रकूटों ने इन्हें अपदस्थ कर दिया तथा अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। यानी इनकी भूमि पर ही, इनकी जमीन पर ही, इनके बेस पर ही राष्ट्रकूटों ने अपना शासन चलाया था। अब देखिए हम लोग आते हैं वेंगी के चालुक्य। इसमें देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया था और उसने ही वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। यानी पुलकेशिन द्वितीय का जो भाई था विष्णुवर्धन, उसके द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी और इस क्षेत्र को पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ही जीता गया था। इस वंश के देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण शासक भी थे, जिसमें देखिए विजयादित्य, विष्णुवर्धन चतुर्थ, विजयादित्य द्वितीय, विजयादित्य तृतीय, गुणग और भीम प्रथम। इसके बाद कल्याणी के चालुक्य शासक। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना देखिए तैलप द्वितीय ने की थी। इसने राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को मारकर इस वंश की स्थापना की थी। तैलप की देखिए राजधानी मान्यखेड़ थी और इसके बाद सोमेश्वर द्वितीय नामक शासक ने अपनी राजधानी मान्यखेड़ से कल्याणी में स्थानांतरित की थी। इसके बाद देखिए विक्रमादित्य छठा जो है इस वंश का एक महान शासक था। विक्रमांक देवचरित के लेखक बिल्हड़ तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर इसके दरबार में रहते थे और उनको इनके द्वारा प्रश्रय मिला हुआ था। उसके बाद फिर देखिए सोमेश्वर तृतीय के काल में चालुक्य राज बिखर गया और धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होने लगा। इसने देखिए अभिलाषी तर्क चिंतामणि नामक एक मानसोल्लास विश्वकोश की रचना की थी, जिसके कारण इसे सर्वज्ञ के नाम से भी पुकारा जाता है। आप देखिए चालुक्य शासकों के दौरान जो सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या थी, यानी इनके काल में किस प्रकार से दक्षिण भारत में या भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दिए, उन सब के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य चालुक्यों की विभिन्न शाखाओं ने दक्षिण भारत के एक बड़े भूभाग पर शासन किया। ये धर्मनिष्ठ हिंदू थे। इन्होंने देखिए धर्मशास्त्र के अनुसार अपना शासन चलाया था। इनके शासन का जो स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक था
तथा राजपद प्रायः वंशानुगत होता था, यानी इनकी जो शासन प्रणाली थी वो पूरी तरह से राजतंत्रात्मक थी और इनके यहाँ जो शासक होते थे वो अनुवांशिक आधार पर ही चुने जाते थे। इस काल में देखिए कहीं कहीं कुछ रानियों के प्रशासन का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि वहां कुछ महत्वपूर्ण जो रानियां थी राजाओं की, उनके द्वारा भी शासन चलाया गया था। चालुक्य लेखों में यद्यपि मंत्री परिषद का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, फिर भी लेखों में अनेक केंद्रीय पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। इनके काल में देखिए शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी और गामुंड नामक व्यक्ति इसके पदाधिकारी के रूप में कार्य करता था। इस समय देखिए स्थानीय संस्थाओं के शासन में सरकारी हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया था, यानी स्थानीय क्षेत्रों में जो शासन चलाया जाता था उसमें राजा के अधिकारियों का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा रहता था। उसके बाद देखिए चालुक्य काल के कुछ लेखों में कर प्रणाली के भी संकेत प्राप्त होते हैं, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय के हैदराबाद दान पत्र में विभिन्न प्रकार के लेखों का करों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद देखिए कुछ साक्ष्यों में बताया गया है और जो एहोल प्रशस्ति थी उसमें भी बताया गया था कि चालुक्य शासक जो थे ब्राह्मण धर्मानुयायी थे और उनके कुल देवता विष्णु थे, इसलिए इनका पारिवारिक चिन्ह जो था वाराह था। इसके बाद चालुक्य काल में देखिए भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। चालुक्यों के लेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग बहुत ज्यादा मिलता है। उसके बाद देखिए एहोल तथा महाकूट लेख से क्रमशः अलंकृत पद्य एवं गद्य के विकसित होने का भी प्रमाण मिला है। इसके अलावा देखिए प्रसिद्ध न्यायविद एवं याज्ञवल्क्य के टीकाकार कोंकण के शिलाहार वंशी राजा अपार्क भी इसी युग में हुए थे। इस काल की देखिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी थी, जिसमें देखिए गंगराज दुर्भिनीति के द्वारा शब्दावतार नामक पुस्तक लिखी गई, उदयदेव के द्वारा जैनेन्द्र व्याकरण लिखा गया, सोमदेव सुरु के द्वारा देखिए यशस्ती तिलक चंपू नीति वाक्य मृतम नामक पुस्तक लिखी गई। उसके बाद देखिए चालुक्यों के काल में कला तथा स्थापत्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। इन लोगों ने देखिए वास्तुकला के क्षेत्र में दक्कन या बेसर शैली जो द्रविड़ और नागर शैली का मिश्रित रूप थी उसका बहुत बेहतर विकास हुआ था। चालुक्यों के काल में विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया। ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें देखिए बादामी में, एहोल में एवं पदक्कल में विभिन्न प्रकार के मंदिर प्राप्त हुए हैं। बादामी में देखिए पाषाण को काटकर 4 स्तंभ युक्त मंडप मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें से देखिए 3 जो है हिंदू धर्म से संबंधित है और 1 जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर त्रिमूर्ति के विशाल मंदिर भी प्राप्त हुए हैं। बादामी में देखिए विष्णु का जो गुफा मंदिर है तथा विजयेश्वर मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और महत्वपूर्ण है। उसके अलावा देखिए एहोल को मंदिरों का नगर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 70 से अधिक मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें से देखिए 4 मंदिर अभी भी दर्शनीय हैं, दिखते हैं, जिसमें लाड खान मंदिर, हसी मुल्लीगुड़ी मंदिर, दुर्गा मंदिर तथा मेगुती का जैन मंदिर अभी भी लोगों को देखने को मिलता है साक्ष्य के रूप में, और वहां पर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से पर्यटक जाते हैं। एहोल के देखिए अधिकांश जो मंदिर हैं वो विष्णु और शिव के हैं। यहाँ के हिंदू मंदिरों में सबसे सुंदर जो मंदिर है वो सूर्य का एक मंदिर है जो लाड़खा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखिए पदक्कल में भी चालुक्य मंदिरों के कुछ सुंदर नमूने प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुख्यतः 10 मंदिरों का साक्ष्य मिला है, जिसमें से 4 मंदिर नागर शैली के हैं तथा 6 द्रविड़ शैली से बनाए गए हैं। नागर शैली का सबसे उत्कृष्ट मंदिर जो है पापनाथ का मंदिर है, तथा द्रविड़ शैली का जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, फेमस मंदिर है, वो विरूपाक्ष मंदिर है, जिसका निर्माण वहां की रानी लोक महादेवी के द्वारा करवाया गया है। इसके अलावा देखिए यहीं पर त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर भी है, जो विक्रमादित्य द्वितीय की दूसरी रानी जो है त्रिलोक महादेवी ने बनवाया था। इसके बाद देखिए बादामी तथा एहोल की गुफाओं में जैन तीर्थंकरों के भी
ढेर सारी मूर्तियां प्राप्त होती हैं। इससे पता चलता है कि जो चालुक्य शासक थे वो अन्य धर्मों के लोगों को भी सम्मान देते थे और अन्य धर्मों के विकास में योगदान देते थे। चालुक्य काल में देखिए बौद्ध एवं जैन धर्म का भी विकास हुआ, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता का भी उद्योतक माना जाता है। तो इस प्रकार से देखिए चालुक्य शासकों ने अपने देश में दक्षिण भारत में शासन किया और शासन के साथ साथ इन्होंने बहुत सारी साहित्यिक और जो है कलात्मक उपलब्धियां भी अपने देश में अर्जित की, जिसका प्रमाण हमें ऐतिहासिक साक्ष्यों में मिलता है और वहां पर जाकर देखने पर उसको दृश्य रूप में भी देखने को मिलता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक के जो महत्वपूर्ण बातें थी, हम लोगों ने इसको आज पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पल्लव वंश, चोल वंश और उसके अलावा होयसल और राष्ट्रकूटों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की बातों को देखेंगे और पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने अपने आप को इतने देर तक मेरे साथ बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों को मेरे तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, मेरे संस्थान की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मेहनत से पढ़िए और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए, जिससे आप बेहतर भविष्य में कार्य करिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।